मानव स्वास्थ्य एवं रोग के टॉपिक एड्स के बारे में समझाऊंगा। इससे पहले प्रतिकारता और लसिका ग्रंथियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को एड्स रोग के बारे में बताया जाएगा। एड्स रोग एक वायरस जन्य रोग है और इसे लाइलाज बीमारी भी कहते हैं क्योंकि इसका कोई भी उपचार नहीं है। एड्स एक वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है, जिसका आगे पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा की न्यूनता हो जाती है, कमी हो जाती है, ये संलक्षण प्राप्त होते हैं। एड्स रोग सर्वप्रथम 1981 में इसका पता चला और 25 वर्ष में पूरे विश्व में फैल गया। लगभग 1986 में तमिलनाडु में सबसे पहले एक केस देखा गया और तब से ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। 2,50,00,000 की मृत्यु हो चुकी है अब तक। एड्स रोग की बात करें तो ये कार्य कैसे करता है, इसके बारे में जानें तो एक ये रेट्रोवायरस है, पश्च विषाणु कहते हैं इसको। रेट्रोवायरस मतलब इसके अंदर डीएनए नहीं होता, आरएनए पाया जाता है और आरएनए में से ये डीएनए बनाता है, इसलिए इसका नाम है रेट्रोवायरस। इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसी प्रक्रिया होती है। रिवर्स मतलब उल्टी प्रत्यांकन, यानी आरएनए में से डीएनए बनाने की प्रोसेस ये करता है। यहाँ देखिए पश्च विषाणु है, ये यहाँ पर हमने जो घेरा बनाया है, ये इसके अंदर ये बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर है, ये पूरा बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर, और ये बाहर बताया गया है। यहाँ पश्च विषाणु आरएनए कोड इसके अंदर पाया जाता है। विषाणु संक्रमित प्रसारण कोशिका ये सेल इसकी, और विषाणु भी प्रोटीन आवरण पाया जाता है, प्रोटीन का आवरण। जब ये बॉडी में प्रवेश करता है प्राणी कोशिका में, देखिए यहाँ प्राणी कोशिका के अंदर एंटर करता है, ये प्राणी कोशिका है पूरी, जो ग्रीन कलर से दर्शाई गई है, ये प्राणी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर यहाँ पर केवल ये अपने आरएनए को छोड़ता है, पूरी बॉडी को अंदर एंटर नहीं होने देता, केवल मात्र आरएनए को अंदर छोड़ देता है। जब बॉडी के अंदर आरएनए सेल्स के अंदर चला जाता है तो ये हमारे न्यूक्लियस की मदद लेकर संक्रमक जो विषाणुवीय डीएनए परपोषी संजीवन जीवों में समाविष्ट करता है। मतलब कि हमारे शरीर की कोशिका के अंदर जो केंद्रक आया होता है, उस केंद्रक में एंटर करने के बाद अपने आरएनए की मदद से हमारे डीएनए का उपयोग करके, हमारे डीएनए के अंदर जो भी द्रव्य आए होते हैं, एंजाइम्स आए होते हैं, इन सब का उपयोग करके बड़ी मात्रा में डीएनए बना लेता है। पहले रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या बनाता है, पहले डीएनए, और ये डीएनए जो बना हुआ डीएनए है, अब जो नया डीएनए बन गया जो इसके जैसा, अब वो डीएनए प्रत्यांकन की क्रिया शुरू करता है और असंख्य संख्या में आरएनए निर्माण कर देता है। ये अनेक आरएनए बन जाते हैं, नए विषाणु उत्पन्न होते हैं और ये आरएनए अपने चारों ओर कोशिका रस में से प्रोटीन निर्माण करके अपने चारों ओर झिल्ली बना लेता है और झिल्ली बना करके ये कोशिका तैयार हो जाती है और दूसरे सजीवों में जाने के लिए ये कोशिका यानी वायरस तैयार होता है। इस तरह से ये संक्रमण करती है। संक्रमक कोशिका जीवित रह सकती है जबकि विषाणु की प्रतिकृतियां बनती रहती हैं और मोचित होती रहती हैं। इतनी संख्या में आरएनए बनते रहते हैं कि इनको किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स, दवाओं इत्यादि द्वारा मृत नहीं किया सकता, क्योंकि जितने द्रव्य को मारते हैं उतने से ज़्यादा अधिक संख्या में ये उत्पन्न होते जाते हैं। बात करके संक्रमण की, तो संक्रमण कैसे होता है, किन विधियों द्वारा होता है। तो संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध स्थापित करने से, अगर कोई व्यक्ति एक संक्रमित हो उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया जाए तो भी हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के रुधिरादान से, रुधिरदान मतलब रुधिर लिया जाए उसका, या अंगदान लिया जाए,
संक्रमित सिरिंज और सुई से, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन है, उसके द्वारा लगाई गई सुई को दूसरे अन्य किसी व्यक्ति के सुई से या ड्रग्स लेने से सुई के द्वारा ये रोग हो जाता है। संक्रमित माता के गर्भस्थ शिशु को भी हो जाता है, 5 से 10 वर्ष में ये दिखाई देने लगता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद बृहद भक्षकाणु में प्रवेश करता है, यानी कि बड़े कद की भक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करता है और हमारे शरीर में सहायक टी कोष, हेल्पर टी सेल्स पर हमला करता रहता है, जिससे उन कोशिकाओं को, जो सहायक करने वाली कोशिकाएं हैं, हेल्पर्स जो हैं, उनको मारता रहता है, जिससे हमारी हेल्प नहीं हो पाती, एवं दूसरे टी सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। टी सेल्स कम होते जाते हैं, जिससे शरीर कमज़ोर पड़ जाता है और कोई भी प्रकार का रोग हमारे शरीर में एंटर कर जाएगा फिर, क्योंकि हमारा शरीर कमज़ोर हो गया, प्रतिकारता कमज़ोर हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ये रोग है, ये रोगों को रोक नहीं पाता, इस तरह की एक खामी हो जाती है। अगर इसके निदान की बात करें, कैसे चेक करते हैं, निदान क्या है, डायग्नोसिस, तो एक है एलिजा टेस्ट, ALISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बन एसे। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। दूसरा है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ये भी एक प्रकार का इसका टेस्ट है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि HIV इन्फेक्शन है या नहीं। इसकी कोई दवा नहीं है। एंटी रिट्रोवायरल उपचार आंशिक रूप से संभव है। अगर किसी को ये हो जाता है तो कुछ समय तक उसे जीवित रखा जा सकता है कुछ एंटीबायोटिक्स दवाओं को दे करके, पूरी तरह से क्योर ये नहीं होता। अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो रोकथाम इसको ठीक ही नहीं किया सकता, अतः रोकथाम नहीं है। लेकिन संक्रमित व्यक्ति को सुरक्षित यौन व्यवहार, डिस्पोजेबल सुई और सिरिंज का उपयोग करके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेस्ट के बाद करने से, सही सलाह लेने से ये रोग रोका जा सकता है। सही शिक्षण द्वारा, सही परामर्श द्वारा नाको, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस, WHO आदि के द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से रोका जा सकता है। ये संस्थाएं इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके अलावा असुरक्षित यौन संबंध को रोककर कॉन्डम की मदद से भी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इस प्रकार से एड्स के बारे में, उसके रोकने के बारे में, उसके टेस्टिंग के बारे में ये हम बता चुके। इसके बाद में आता है, तो इसके बाद कैंसर आता है। कैंसर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यह एक असंक्रामक रोग है लेकिन भयंकर है। असंक्रामक मतलब किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। अधिकतर मृत्यु का कारण ये कैंसर रहता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो रोग है जिससे मृत्यु होती है वो कैंसर है। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। कैंसर का जो कारण है वो कैंसरजन है। कैंसरजन मतलब कैंसर कारक, कैंसर प्रेरित करने वाले द्रव्य, कैंसर कारक, जिन्हें कार्सिनोजिन ये ट्रांसफर कहते हैं। सामान्य कोशिका वृद्धि और विभेदन नियंत्रण करती है, परंतु कैंसर कोशिका की नियमन की क्रियाविधि रुक जाती है, टूट जाती है और अनियंत्रित हो जाती है। इनके संपर्क में आने वाली कोशिकाएं भी संक्रमित होने लगती हैं और एक गांठ बना लेती हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका चारों तरफ लगती जाती हैं और एक गांठ का निर्माण कर लेती हैं और ये कैंसर कोश में विभाजन जारी रहता है। आप आसपास की कोशिकाओं में से जीव रस लेती रहती हैं और विभाजन करती रहती हैं, संख्या बढ़ाती रहती हैं और ट्यूमर बना देती हैं। ये ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक सुदुम और दुर्दुम। सुदुम यानी कि विनाइन और दुर्दुम मतलब मैलिग्नेंट। सुदुम यानी एक ही स्थान पर सीमित रहते हैं और इन्हें ऑपरेशन करके कट करके निकाला जा सकता है, परंतु जो दुर्दुम होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी गांठों को बनाते रहते हैं, फैलते रहते हैं
और इन्हें आसानी से ऑपरेट करके नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इनके जो द्रव्य हैं दूर दूर तक फैलकर शरीर के पूरे शरीर में भी फैल सकते हैं। ऐसी कोश विभाजन के लिए को पोषण प्राप्त करती है और अन्य कोषों में से ये द्रव्य लेती रहती है, अन्य कोषों को मार देती है और खुद के कोषों को विभाजन करती रहती है। इसके अलावा हम कैंसर के कारण देखें, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो 3 तरह के कारण यहाँ बताए गए हैं। एक भौतिक कारण, दूसरा रासायनिक कारण, तीसरे जैविक कारण। भौतिक कारण ऐसे होते हैं जैसे चोट लग जाए, ये भौतिक कारण है। एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं। इसके अलावा पदार्थ जो खाने वाले होते हैं ये रासायनिक कैंसर में आते हैं। तंबाकू, धूम्रपान और ड्रग्स ये फेफड़े में और यकृत में कैंसर कर देते हैं। ये रासायनिक कैंसर प्रसरण है। दूसरा जैविक रूप से हमारे शरीर में ऑन्कोजीन पाए जाते हैं, यानी कैंसर कारक जीन, जिन्हें अर्बुदीय विषाणु कहते हैं। ये वायरल ऑन्कोजीन होते हैं जो सामान्य कोष विभाजन को धीमी गति से कर देते हैं। सामान्य कोष विभाजन तो धीमी गति से होता ही है, परंतु कोशिकीय कैंसर कारक जीन ये तेज विभाजन करके सेलुलर ऑन्कोजीन इन प्रक्रियाओं को तेज कर देते हैं, जिससे गांठ बन जाती है। कैंसर के निदान की पद्धति की बात करें तो डॉक्टरी परीक्षा, यानी डॉक्टर के द्वारा हम ये पता करवा सकते हैं कि कैंसर है। वो डॉक्टर छूकर देखकर पता कर सकता है कि कैंसर है या नहीं है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है ऊतकी टेस्ट, बायोप्सी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें बायोप्सी कहते हैं इसको, हिस्टोपैथोलॉजिकल, जिसमें बढ़ती कोषों की संख्या का अध्ययन कर एवं कोष विभाजन की गति को देखकर रुधिर का परीक्षण करके और अस्थिमज्जा रक्तकणिकाओं को गिनकर और ऊतकों का एक टुकड़ा लेकर के टेस्ट करके हम ये पता कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं, क्योंकि प्रत्येक गांठ कैंसर नहीं होती। आंतरिक अंग जैसे कि अंदर से शरीर के अंदर हो तो रेडियोग्राफी द्वारा, एक्सरे द्वारा, सीटी स्कैन द्वारा, एमआरआई द्वारा 3D चित्र प्राप्त करके हम पता कर सकते हैं कि गांठ कैंसर की है या नहीं। सही पता लगाने के लिए एमआरआई का टेस्ट 360 डिग्री पर घूमकर पूरी गांठ का आकार, रचना का पता बता देता है। कैंसर के प्रति एंटीजन का उपयोग करके भी पता लगा सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूल ऐसे व्यक्ति जिनको कैंसर है कुछ विशेष कैंसर जन के प्रति सुग्राही होते हैं, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, पता चल जाता है कि फेफड़ों में कैंसर है या नहीं। अगर कैंसर के उपचार की बात करें तो सबसे पहला उपचार है शल्य क्रिया। अंग में कैंसर होता है शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया, जैसे जीभ का कैंसर है, स्तन कैंसर है, स्वरपेटी का कैंसर है, गर्भाशय कैंसर है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो शरीर में से शल्य क्रिया द्वारा यानी कि ऑपरेशन द्वारा हम काट करके निकाल देते हैं और वो कैंसर दूर हो जाता है। इसके अलावा शल्य क्रिया के बाद कभी कभी विकिरण और सेक देने की जरूरत पड़ती है। दूसरा मेथड है डायरेक्ट विकिरण द्वारा दूर किया सकता है। कैंसर कोषों के मारने के लिए कीमोथेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। कीमोथेरेपी मतलब कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दवाई दी जाती है, जिनके द्वारा हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। परंतु इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, एनीमिया, क्योंकि हम जब कोशिका विभाजन पूरे शरीर का रोकेंगे तो बालों की गति भी रुक जाएगी और रुधिर की कोशिकाएं भी रुक जाएंगी, जिससे एनीमिया भी हो जाएगा। कुछ प्रकार के कैंसर शल्य क्रिया, विकिरण, रासायनिक के संयोजन के द्वारा दूर किए जाते हैं। कौन से कैंसर में एंटीजन युक्त वाई इंटरफेरोन जो एंटीबॉडी की संख्या को बढ़ा देते हैं, कैंसर नष्ट हो जाता है। इस तरह के कुछ कैंसर होते हैं जिनमें वाई इंटरफेरोन की संख्या बढ़ा करके हम कैंसर को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों, ड्रग्स एवं अल्कोहल। ये व्यसनी पदार्थ हैं। व्यसन किसे कहते हैं पहले समझा देते हैं। व्यसन यानी कोई भी द्रव्य, वस्तु, स्थिति का बारंबार अनावश्यक रूप से उपयोग करना व्यसन कहलाता है। यानी कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में इनका सेवन करना व्यसन कहलाता है। ऐसा नहीं कि ड्रग्स लेना ही व्यसन है, बीड़ी सिगरेट पीना भी व्यसन है, ज़्यादा टीवी देखना भी व्यसन है। कोई भी एक ही काम को बार बार करें
और उससे हमारे दूसरे कामों में हानि हो रही हो तो ये ड्रग्स का रूप ले लेता है। चाय पीना भी एक ड्रग्स जैसा ही है, चाय पीना व्यसन है। ड्रग्स कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के ड्रग्स के बारे में दिया है। एक ओपियोइड्स, दूसरा कैनेबिनॉइड, तीसरा कोका एल्कोलॉइड। ये जो ओपियोइड है वो प्रेरित पुष्पी पादप, फल, पुष्प, बीज इत्यादि से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले ओपियोइड की बात करें तो ओपियम पोपी, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को तथा जठरांत्र पथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड ग्राही रिसेप्टर्स द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम के अंदर ये इस तरह का प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं जो काम करना बंद कर देता है। ओपियोइड में से कोडीन और मॉर्फिन ऐसे 2 पदार्थ मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। जो वनस्पति है जिसका नाम है पेपेबर सेमिनिफेरस, जिसके डोडा में से लैटेक्स निकलता है। इसे एक दिन चीरा मार देते हैं, दूसरे दिन इसमें से द्रव्य निकलता है, लेटेक्स निकलता है, जो जमा होकर के ब्लैक कलर का लेटेक्स बन जाता है, जो मॉर्फिन के रूप में होता है। इसके साथ बंद बना करके शरीर में ये नुकसान पहुंचाता है। ये कच्चे फलों में से प्राप्त होता है, डोडा में से। अगर ये फल पक गया तो ये केवल खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होगा, ये ड्रग्स के रूप में कार्य नहीं करेगा। पोपी जो होती है वो पेपेवर सेमिनिफेरस से प्राप्त होती है। मॉर्फिन की बात करें, 2 होते हैं मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन में CNS में इनएक्टिव कर देता है, पेशी को सुषुप्त कर देता है और दर्दनाशक के रूप में भी लिया जाता है। ये दर्दनाशक है, ये कफनाशक है, ये द्वितीय उत्पादक है, ये बाई प्रोडक्ट है। मॉर्फिन जो है पहला प्रोडक्ट है, कोडीन द्वितीय उत्पाद है, कफ सिरप बनाने में काम आता है। जैसा कि कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, कफ सिरप पीने के बाद में नींद आने लगती है, वो इसी वजह से आने लगती है। इसके अलावा इसके कुछ बाई प्रोडक्ट और हैं, जैसे स्मैक, हेरोइन, सांस से खींच करके लिए जाते हैं। इसके ये जो अवसाधक पदार्थ के रूप में होते हैं, ये कार्यों को धीमा कर देता है, शरीर को शिथिल कर देता है और सुषुप्तता आ जाती है। दूसरा पदार्थ है कैनेबिनॉइड। कैनेबिनॉइड्स, इनकी प्राप्ति पर्ण और पुष्पक्रम से होती है। ये कैनेबिनॉइड कैनेबिनस सटाइवा से प्राप्त होता है, इसके पुष्पक्रम से। मस्तिष्क में मौजूदा ग्राही केंद्र में प्रभाव डालता है। भांग के फूलों से, शीर्ष की पत्तियों से रोल बना करके अलग अलग प्रकार के द्रव्य प्राप्त किए जाते हैं। मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये द्रव्य इसके उत्पाद हैं। मुख द्वारा खाया जाता है। इसका मुख्य अटैक स्थल है ब्लड वस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवस्कुलर। अधिक मात्रा में लेने पर हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। कोका, एरिथ्रोजैलम कोका एल्कलॉइड्स के रूप में होता है। स्थान दक्षिण अमेरिका में, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में ये होता है और न्यूरोट्रांसमीटर को रोकता है, डोपामाइन के रूप में। कोकेन, कोक एक्रेक के रूप में जाना जाता है। इसके पाउडर को सांस द्वारा खींचकर ग्रहण किया जाता है और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर स्टिमुलेटिंग करता है, उद्दीपक के रूप में कार्य करता है, जोरदार असर करता है और इसे मुखाभास या यूफोरिया और ऊर्जा वृद्धि के रूप में भी पहचाना जाता है। अधिक उपयोग करने से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अन्य दूसरे द्रव्यों के साथ यूज करने से मृत्यु तक हो सकती है। भ्रमित करने वाले द्रव्य के रूप में अन्य पदार्थ हैं एप्ट्रोपा बेलाडोना, दतूरा आदि। खिलाड़ी कैनाबिनॉइड का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, इनको खाते हैं। शरीर की बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, पैक्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य दवाएं हैं जैसे बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन, बेंजोडाइज़ेपिन, डिप्रेशन, अनिद्रा से दूर करती हैं। यानी किसी को डिप्रेशन हो जाए तो इन दवाओं को सुसुप्तावस्था लाने के लिए किया जाता है, मानसिक शांति के लिए। मानसिक रोगियों की सहायता करने के लिए ये दवाएं ड्रग्स की उपयोगिता बढ़ा देती हैं। इन द्रव्यों को बार बार लेने से व्यक्ति व्यसनी बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इजी और आप लोगों को आराम से समझ में आया ऐसा, धूम्रपान। तंबाकू का उपयोग मानव 400 वर्ष से भी अधिक समय से करता आ रहा है।
धुएं, चबाने वाले, सूंघने वाले इत्यादि के रूप में ग्रहण करता है। इनमें रासायनिक द्रव्य होते हैं निकोटीन। निकोटीन का कार्य है एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करना और एड्रिनल व नॉर एड्रिनल रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ जाती है। फेफड़ों में फुफ्फुस रोग हो जाते हैं। कैंसर, ब्रोंकाइटिस, वात स्फीति यानी एम्फाइसीमा आदि धूम्रपान से डायरेक्टली होते हैं। हृदय रोग, गैस्ट्रिक अल्सर, अगर तंबाकू को सेवन किया जाए तो गैस्ट्रिक अल्सर, मुख में कैंसर, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है इससे। अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड धूम्रपान जुड़ जाए तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, O2 की सप्लाई को रोक देता है और O2 कम पड़ जाती है। इस तरह से ये धूम्रपान नुकसानदायक है। ड्रग्स और अल्कोहल के जो प्रभाव हैं वो किशोरावस्था में अधिक मात्रा में पड़ते हैं। एक निश्चित अवधि 12 से 18 वर्ष की उम्र में बचपन में प्रौढ़ अवस्था में जुड़ने पर ये ड्रग्स और अल्कोहल अधिक गंभीरता से लिया जाता है। इस उम्र के बच्चों में लालचवश, उत्सुकतावश इन द्रव्यों को ग्रहण करना और बाद में इनकी व्यसनी बन जाना, इस तरह की प्रवृत्ति रहती है। इसके कारण यकृत सिरोसिस, यकृत के अंदर और इस तरह के कई सारे रोग हो जाते हैं। इनके बारे में आप बुक में टॉपिक नंबर 8.5.1 व्यसन और निर्भरता, ड्रग, अल्कोहल के कुप्रभावों को पढ़ सकते हैं।